बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। आज के प्रोग्राम में अहम खबरों के साथ मेरे साथ मौजूद हैं कराची स्टूडियो से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन साउथ मंसूर मुगीरी, मुल्तान से नुमाइंदा शेख अरसलान और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा खसूसी रियाजुल हक ने। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अंधेर नगरी चौपट राज की। जी हाँ, सिंध के दीगर इदारों की तरह महकमा जेल खाना जात में भी मनमानियां अरूज पर पहुंच गई हैं और दीगर इदारों की तरह सिंध के महकमा जेल खाना जात की बुनियादों को मनमानी की दीमक ने चाटना शुरू कर दिया है। और बात करें अगर अंग्रेजों के दौर की, तो उस दौर से बनाए गए सिंध के जेलों का डिसिप्लिन तबाह बर्बाद होने लगा है। तारीख में पहली बार क्लर्क भर्ती होने वाले की भी लॉटरी निकलने लगी है। जी हाँ, वो पहले जेलर बनता है और फिर जेल का इंचार्ज तैनात कर दिया जाता है और जेलों के डिप्टी सुप्रिटेंडेंट्स को भी सुप्रिटेंडेंट के हुद्दों से नवाजा जाने लगा है। इन तमाम फैसलों के पीछे और क्या कुछ हो रहा, जानते हैं मजीद तफसीलात इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन साउथ मंसूर मुगीरी से। मंसूर, सबसे पहले तो ये बताएं कि अफसरान की तरक्कियों में क्या बेज़ाब्तियां सामने आ रही हैं इस वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस फरजाना, जैसे आपने कहा ना कि अंग्रेज़ों के ज़माने से ये सिंध में महकमा जेल मौजूद है और अंग्रेज़ों के ज़माने से कोई 4-5 साल ये वाला छोड़ दें, बेहतरीन नज़्म ज़ब्त रहा है। और बीच में कोई ऐसा दौर भी आया है कि सिंध के जेलों को तोड़ के कैदियों ने भागना शुरू किया था। उनकी मुख्तलिफ वजूहात है, उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन असल जो वजूहात है कि उस जेल महकमा जेल जो डिसिप्लिन पे चलता था, जिसके ज़्यादा फंड्स नहीं होते थे, लेकिन डिसिप्लिन पर इतना वो महकमा चल गया कि 100 साल से ज़्यादा वो चल गया और उसका एक अच्छा खासा नाम था। और ये दहशत गर्दों और बदमाशों के लिए जेल जो है बहुत टेरर वाली जगह है, कोई अच्छी जगह नहीं समझी जा रही थी। चलो, वक्त और हालात के साथ जेलों में आपने जो है ना रिफॉर्म लेकर आए, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं होना चाहिए कि आप उसका डिसिप्लिन ख़राब करें, आप उनकी गवर्नेंस को ख़राब करें और करप्शन के एलिमेंट को बढ़ा दें। 3 चीज़ें हैं मेरी नज़र में जो इस वक्त जिस वजह से महकमा जेल खाना जात ख़राब हो रहा है। नंबर 1 कि जो क्लर्क भर्ती हुए थे उनको उन्होंने प्रोमोट करके जेलर बना दिया। जेलर बनाने के बाद फिर उसको सुपरिटेंडेंट के ओहदों पे तैनात भी किया गया। अच्छा। इसके नतीजे में जो बराह रास्त सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए इम्तिहान देकर आए, उनकी हक तलफी हुई, वो एज ए डिप्टी सुपरिटेंडेंट तैनात हुए। अच्छा। उन्होंने इनके खिलाफ हाई कोर्ट में फिर सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनें दाखिल की कि हमारा राइट बनता है, हम बराह रास्त आए हैं कमीशन के थ्रू। ये तो नीचे क्लरिकल स्टाफ है, आप ज़्यादा से ज़्यादा आपने जेलर बना दिया, बस इनफ। इसके बाद आपने हमारे ऊपर जो है उनको हमारा बॉस लगा दिया है। हाँ, ये कहाँ का इंसाफ है? बिल्कुल। तो अदालती अहकामात पर महकमा दाखिला सिंध ने डायरेक्शन तो दे दिया, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करा सकी। उसके बाद क्या होता है कि जो हाल ही में कोई 5-6 साल पहले या 4 साल पहले मजीद जो है ना वो जेलर्स असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट भर्ती होकर आए सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। उन जूनियर्स को इन्होंने फिर सुपरिटेंडेंट लगाना शुरू कर दिया। अच्छा। लेकिन सुपरिटेंडेंट लफ्ज़ नहीं लिखा है, जिस वजह से क्योंकि अदालत की तरफ से पाबंदी है कि आप ओपीएस अगले ग्रेड में किसी को नहीं लगा सकते। अगले ग्रेड से भी अगले ग्रेड में 16 वाले को आपने 17 की नहीं 18 की पोजीशन दे दी है और कई जेलों में। और उसके नतीजे में जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट बैठे उनको नजरअंदाज किया। खुले दिल से तरक्कियां दी गई हैं। बिल्कुल। तो यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जेलों का जो नज़्म ज़ब्त है, जो डिसिप्लिन है, वो जानबूझ के ख़राब किया जा रहा है। उसमें मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक तो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल प्रेशर भी बहुत है। ये जो लाडले हैं जिनको बनाया गया है, ये ज़रा लाडले हैं, इनके पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है, तो प्रेशर देते हैं, जिसके नतीजे में जो आईजी जेल खाना जाते हैं वो इंतहाई शरीफ आदमी है। मैं उसके लिए बुरा लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूँगा, इंतहाई अच्छा आदमी है, शरीफ आदमी है। अच्छा। क्योंकि उसको हटा के एक और जूनियर को आईजी लगा दिया गया था, फिर मुश्किलों से मुसीबतों से उसकी पोस्टिंग तो कर दी। अब पोस्टिंग करने के बाद अब बेचारा वो क्या करेगा? इसी टर्म्स कंडीशन भी लेके आए होंगे, तो उनको जो कह रहे हैं वो आर्डर निकालते जा रहा है। लेकिन उसको उसकी मजबूरी है कि वो अपनी नौकरी की वजह से, लेकिन सरकार की क्या मजबूरी है ये बताएं। बिल्कुल कि वो डिसिप्लिन क्यों खराब कर रही है। महकमा दाखिला जो
जो सुपरवाइजिंग रोल है उनका, जो इमीडिएट बॉस हैं आईजी के भी, महकमा दाखिला पुलिस का जिस तरह से जो है इमीडिएट वहाँ मामला यहाँ होते हैं, काउंटर साइन यहाँ होते हैं, इसी तरह महकमा जेल खानजात का डायरेक्ट जो है ना बराह रास्त सेक्रेटरी दाखिला जो है ना उनके बॉस है, लेकिन खामोश, कोई उनसे पूछने वाला नहीं है। एक दौर होता था, पुराने दौर में भी सियासत होती थी, सियासतदान होते थे, लेकिन अफसरान में इतनी हिम्मत होती थी वो उनको इनकार कर देते थे। वो कहते थे सर आपका लाडला है या आपका प्यारा है, आपका ब्लू आइड है, हम इसको तरीके से किसी सलीके से हम लगा देते हैं। एक आधे को लगा दिया है, एक आधे की बात नहीं, लाट की लाट पूरी लगा दी। अब पहले इन्होंने क्या किया, उनको लगा दिया जेलर्स को, उसके बाद फिर जो बराह रास्त कमीशन के थ्रू पे एएसपी आए उनको लगा दिया। अब उनके ऊपर जो एक ग्रेड पहले बैठे थे डिप्टी सुपरिटेंडेंट, उनको नहीं लगाया, उन्होंने शोर मचाना शुरू किया तो फिर उनको लगाया। तो उनसे पहले जो 18 वाले सुपरिटेंडेंट थे वो बेचारे, तो मुगीरी साहब क्या वजह है, क्या वो इतने डिवैल्यू हो गए हैं अफसरान कि उनकी सुनी ही नहीं जा रही है? देखिए ना, मैंने बताया ना कि काजी नजीर साहब जो है आईजी जेल खाना जाते, पढ़े लिखे शख्स हैं, उसको जब तरबियत में चला गया और जब वापस आया तो उसको नहीं लगा रहे थे, एक और जूनियर को आईजी लगा दिया, चार्ज दे दिया। तो जब मीडिया में बहुत सारी खबरें आई, तनकीद होनी शुरू हो गई, तो मजबूर होकर उसी को, क्योंकि नंबर 1 पे सीनियरिटी होता है, उसको लगा दिया। अब लगाने के साथ उस पर इतना प्रेशर दे के गलत ऑर्डर करा रहे हैं। अब इनको समझना चाहिए, वो तो बेचारा मासूम है, मैं तो कहूँगा मासूम है, काफ़ी नौकरी है उसकी, अब क्या करे, वो तो इसके कहने पर लगा रहा है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट को और महकमा दाखिला जो एसीएस होम है, सेक्रेटरी दाखिला जो है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, उनको नोटिस लेना चाहिए, उसको तगड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर वो तगड़ा होगा तो आईजी जेल खान जाना तगड़ा होगा। अब जब सेक्रेटरी दाखिला खुद लेट जाते हैं, बोलते ही नहीं है, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये बेचारे इजहार नहीं करते किसी के सामने भी। मैं पहले भी बता चुका हूँ, सेक्रेटरी दाखिला साहब जब चेयरमैन एंटी करप्शन थे, वहाँ भी इसके दौर में बहुत गलत काम हुआ। वहाँ पर एक अफसर को 19 ग्रेड में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू बराह रास्त भर्ती कराया गया, और गलत तरीके से भर्ती कराया गया, क्योंकि उसके पास वो वैलिड डिग्री भी नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने खामोशी से अकेले बंदे का इंटरव्यू करा के भर्ती कराया। तो मैंने उसकी वहाँ भी स्टोरी चलाई थी। इन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन का जो केसेस थे वो खत्म कर दिया, उन्होंने इनको इसको बंदा भर्ती कर दिया। तो मुगीरी साहब, यहाँ पर तरक्की का पैमाना क्या रखा गया है? यहाँ पर तो हमें कुछ समझ ही नहीं आ रही कि तरक्की का पैमाना यहाँ काबिलियत है या सीनियरिटी है, या फिर यूं कह लें कि क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले जो है वो सीनियरिटी है, उसके साथ में जो काबिल लोग होते हैं। लेकिन सीनियरिटी तो हमें यहाँ पर देखने को मिल ही नहीं रही है। लेकिन उनमें काबिल नहीं हो, ना सीनियरिटी है ना काबिलियत है। किस चीज के काबिलियत है मुझे बताए ना। तो किस बेस पे तरक्कियां दी जा रही हैं मुगीरी साहब? जिस वजह से उन्होंने लगा दिया, यही तो बड़ी ज्यादती है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि अंग्रेज़ों के बनाए हुए इस इदारे को इंतहाई शानदार इदारा है, और जेलों का जो तस्वर था वो सिंध में हमने देखा, अपने आंखों से देखा। और इन्होंने बहुत बड़े बड़े जो फने खान, बड़े बड़े क्रिमिनल और बड़े बड़े दहशतगर्द थे, उन जेलों में ठीक कर दिया। ऐसे नहीं कि नहीं ठीक किया, बिल्कुल। और जेलों में काफ़ी ऐसे अफसरान भी हमने देखे, एक दो हमने आईजी भी देखे, उन्होंने बहुत इसरात के काम किए। उन्होंने यहाँ तक किया, 2-4 हमने सुपरिटेंडेंट भी देखे, आईजी साबिक जेल खाना जाते नुसरत मंगन साहब, वो और अपने सहतो साहब थे सुपरिटेंडेंट जेल खाना जाता। तो आप यकीन करें, उन्होंने जेलों में वो काम शुरू किए, जैसे कंप्यूटर की क्लासेस शुरू कराए, ड्राइंग की क्लासेस शुरू कराए, और जो हुनर के और सनतकारी में जो लोग एक्सपर्ट थे उनको वहाँ पे लगाया। मैं पर्सनली 1-2 बार विजिट भी करके आया हूँ, तो एक बेहतरीन तरीके से वो जेल चला रहे थे। बिल्कुल एक अच्छा इनिशिएटिव था, ताकि हुनरमंद अफराद जो हैं वो भी सामने आ सकें। हाँ, उन्होंने यहाँ तक आप यकीन करें, आर्ट्स काउंसिल में उन्होंने एक नुमाइश भी लगाई। अच्छा। कि कैदियों के हाथ की जो बनी हुई चीजें थे, जैसे हाँ उन्होंने लगाई, और उनका वहाँ पर अच्छी खासी नुमाइश में अच्छे खासे पैसे मिले। तो वो पैसे उन्होंने कैदियों को दे दिया और उनके खानदान को दे दिया, ताकि वो मुश्किलात उनकी ना आए। तो बजाय आप इस तरह तवज्जो देने से ऐसे लोगों को लगाए ना जो इस तरह की चीजों को फॉलो करें, एक ट्रेंड जो चला है उसको चलाएं। आप इस तरफ ताकि कैदियों की इस्लाह भी हो जाती है और वो काफी मोटिवेट भी होते हैं अच्छाई की जानिब। देखिए, सबसे बहुत अच्छी चीज़ है ये कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे क्रिमिनल जाते हैं जेलों में,
बहुत सारे बेगुनाह लोग भी जाते हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल लोग भी जाते हैं। आप देखें ना, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से लेकर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ, ये सिंध को जेलों में रहे हैं, तो क्या हम कहेंगे कि ये अच्छे कैदी नहीं थे? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे आसिफ ही है। जरदारी साहब ने बहुत ज़्यादा पीरियड यहाँ काटा है। उसके अलावा बहुत बड़ी लंबी लाइन है कैदियों की, पॉलिटिकल लोग भी रहे हैं। उन्होंने खुद कैदियों में एक अच्छा एनवायरनमेंट कायम किया। बहुत सारे ऐसे वार थे कि ये पॉलिटिकल लोग खुद चलाते थे, एक अच्छे एनवायरनमेंट के लिए, एक गुड जेस्चर के लिए, ताकि कैदियों के दिमाग में ये ना हो कि हमने कोई गलत काम किया है, तो उसको बाहर जब निकलें तो एक अच्छा इंसान होके निकले। तो ये सिलसिला भी चला काफ़ी टाइम। लेकिन जब भी अभी आप इस तरह के जूनियर्स को लगा देंगे, वहाँ सीनियर बैठे हैं, तो सीनियर क्या तवज्जो देंगे? वो कहेंगे कि भाई आपने खुद ही आप डिसिप्लिन को ख़राब करें, फिर हमसे क्या तवक्को रख रहे हैं? ऊपर से एक और चीज़ भी मैं बताना चाह रहा हूँ कि अभी करप्शन का भी मामला शुरू हो गया है। अच्छा, कोई 9.5 करोड़ रुपए हैदराबाद के डीडीओ हैं, कोई सुनील शाह साहब उनके कोई नाम है, तो उन्होंने वहाँ से निकाले हैं कि लाइबिलिटीज मीन्स के बकाया जात हैं उसके मद में। जब भी आप बकाया जात की बात करते हैं तो फिर आपको महकमा ख़जाना से इजाज़त लेनी होती है, आपने सेक्रेटरी दाखिला से इजाज़त लेनी होती है। ना उन्होंने ना कहीं से भी इजाज़त नहीं ली। और हैरानगी की बात यह है कि मेरा सोर्स कह रहा है कि जो 9.5 करोड़ रुपए के जो अखराजात दिखाए गए, उनका कोई टेंडर भी नहीं किया था। अच्छा भाई, आपने जो काम कराया उसका टेंडर किधर है? कोई टेंडर ही नहीं है और आपने उसकी पेमेंट कर दी। अच्छा, दूसरा और ये है कि 5 लाख से ऊपर जो है आप कैश में करा ही नहीं सकते, कैश दे ही नहीं सकते। जो भी आपने काम कराना है वो इन्होंने कोटेशंस के थ्रू 5-5 लाख रुपए के, 4 लाख रुपए के, 3 लाख करके 9.5 करोड़ तक ये लेके गए। वहाँ ये निकाल के पैसे जून के महीने में उन्होंने बंदर बांट किए। अच्छा, एक और मैं इन्फॉर्मेशन अपने नाज़रीन शेयर कराना चाह रहा हूँ कि पूरे सिंध में जितने भी जेल्स हैं, होना ये चाहिए कि उन सब के अकाउंट अलग होने चाहिए। हाँ। जिस जेल वाले को काम कराना है उसके अकाउंट में जाएं, उनके अपने डीडीओ होने चाहिए, वो पैसे ड्राइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पैसे निकाले वहाँ खर्च कर। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं हो रहा है। यहाँ पर एक ही डीडीओ पूरे सिंध का जो हैदराबाद में बैठा है, और सारे सिंध में जितने में होंगे उसका ये यहाँ से निकालेगा, फिर यहाँ से भी पैसे भेजता है। ये मुझे बताएं, यहाँ से सारे पैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं सिर्फ एक जगह से? आप सब यहाँ से होते हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि जिन कंपनियों को ये पेमेंट की गई वो सारी कंपनियां कराची की हैं, पेमेंट हैदराबाद से हो रही हैं। ठीक, तो आप देखें ना, देयर इज समथिंग फिशी क्या है आखिर भला इस चीज़ की? अब ये चीज़ भी शुरू हो गई है, करप्शन का एलिमेंट भी शुरू हो गया है। एक तरफ जैसे मैंने बताया कि डिसिप्लिन खराब हुआ है कि जूनियर क्लर्कों को आपने जेलर करके, बिल्कुल मुगीरी साहब, यही सवाल मैं आपसे करने वाली थी कि ये बताएं कि करप्शन को तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले तो ये बताएं, ये जो तरजीह दी जा रही है जूनियर अफसरान को सीनियर्स पर, तो इसका क्या नुकसान देखने में आ रहा है और फर्दर ऑन कितना नुकसान हो सकता है? देखिए, बहुत बड़ा नुकसान होगा, हो रहा है, होगा भी, क्योंकि जो सीनियर्स हैं, जो काबिल लोग हैं, वो डिसहर्ट हो जाएंगे, वो फिर काम नहीं करेंगे, वो छोड़ देंगे, हाथ निकाल देंगे। हो रहा है, यही हो रहा है ना। देखिए, लड़काना में आपने जिस बंदे को लगा दिया, वो पॉलिटिकल सोर्स उस बंदे को लगा दिया, वहाँ पर सीनियर को हटा के जूनियर को लगा दिया, इसलिए कि वो किसी हुक्मरान का रिश्तेदार है। अच्छा। जब उसको लगा दिया तो औरों ने शोर किया, तो उन्होंने कहा कि आप खामोश रहो, आपको भी हम एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो 2-4 और लगा दिए, फिर 2-4 और एमपी एमएलए ने शोर किया कि जब आपने इनको लगा दिया तो मेरे रिश्तेदार ने क्या गुनाह किया, फिर उनको भी लगा दिया। तो अब इस तरह से ये सिलसिला चल पड़ा है। अब इसको रोकेगा कौन? बिल्कुल, मुझे पता नहीं है कि सीएम साहब को के नॉलेज में ये बात है कि नहीं है। सीएम साहब इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सैयद मुराद अली शाह साहब, उसको नोटिस लेना चाहिए। तो मुगीरी साहब, क्या इन तमाम वाक़यात को हाईलाइट नहीं किया गया चाहिए कि इस तरह की जो पोस्टिंग हो रही है कि जूनियर्स को सीनियर्स पर तरजीह दी जा रही है, हाईलाइट करने वाला कोई नहीं है? बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे जो मीडिया के दोस्त हैं वो हाईलाइट नहीं कर रहे हैं। पता नहीं उनसे दोस्तियां हैं इनकी, क्या मजबूरी है या नहीं मुगीरी साहब, ये ना कहें, हम तो हाईलाइट कर रहे हैं, हम तो आज इस अहम इशू को सामने लेके आए हैं। देखिए, हम तो बता रहे हैं ना, मैं दूसरी मीडिया की बात कर रहा हूं कि उन पर भी फर्ज बनता है कि वो इन चीज़ों को, एक अच्छे महकमे का डिसिप्लिन तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, बिल्कुल, उसको कौन हाईलाइट करेगा? बिल्कुल, एक ऐसा महकमा जहां पर सबसे ज्यादा डिसिप्लिन की जरूरत है, वहीं पर इस तरह की बेज़ाब्तियां देखने में आ रही हैं।
हाँ देखिए ना, तो मैं यही कह रहा हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब को खुद को नोटिस लेना चाहिए। उनको वजीर जेल खाना जात, सेक्रेटरी दाखिला, आईजी जेल खाना जात को बुला के कहना चाहिए, पूछना चाहिए कि ये बताएं ये क्यों हुआ है। मुझे यकीन है इनके पास कोई जवाब नहीं होगा, ये वो जवाब वही देंगे कि ये फलां का बेटा है, ये फलां का भाई है, फलां ने कहा, इसने कहा, उसने कहा, लेकिन कोई सॉलिड ग्राउंड नहीं होगा कि किस मेरिट पे आपने इन जूनियर्स को लगा दिया और आपने जेलों का इस तरह से निज़ाम बर्बाद कर रहे हैं। अल्लाह खैर करे। जिस तरह मुझे तो बहुत खौफ भी हो रही है और मुझे खदशा भी है, जिस तरह से सिंध के दीगर बहुत सारे महकमे ऐसे बैठ गए हैं, तो ये वो जेल का महकमा, तो मुगीरी साहब अगर यही हालात रहे तो क्या हम तवक्को कर सकते हैं कि इन लोगों का भी एहतसाब होगा या इनका भी ऑडिट किया जा सकेगा? मुझे नहीं लग रहा, मुझे भी नहीं लग रहा। इस रिजीम में, इस सूरत हाल में मुझे नहीं लग रहा कि करेगा कौन। देखे ना, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ ना, वजीर जेल खाना साहब करेंगे, सेक्रेटरी दाखिला करेंगे या आईजी जेल खाना जात करेंगे, मैं समझ तो नहीं होगा, क्योंकि पॉलिटिकली प्रेशर यहाँ पर इतना है कि ये लोग प्रेशर ले नहीं सकते। बिल्कुल। अब मैं एक वजीर की तारीफ करूंगा यहाँ पर, शजीर इनाम अहमद साहब हैं। देखें, एक्साइज में आया है, एक्साइज को मुकेश कुमार चावला ने तबाह व बर्बाद कर दिया था। करप्शन इतनी फैला दी कि एक्साइज का नाम लेते ही लोग समझ जाते थे यहाँ दोनों बड़ी धंधे होते। अब शजील मेमन से 100 इख्तलाफ करें, 1000 इख्तलाफ करें, मैंने खुद उसके खिलाफ चलाया, लेकिन जब से वो एक्साइज में आया है, एक्साइज में हर तरफ से हमें अच्छी खबरें आ रही हैं। हमें ये कहीं से ये खबर नहीं आ रही है कि फिलहाल इसने इतने पैसे दिए अच्छी पोस्टिंग में, नहीं। एमआर जो कराची का इंतहाई अहम है, उनमें एक अच्छे अफसर को वहाँ तैनात कर दिया। डीजी साहब अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे सेक्रेटरी सलीम राजपूत साहब को उन्होंने लगा दिया, काम कर रहा है। देखिए, जो काम कर रहा है नजर आ रहा है, जो काम नहीं करेगा वो भी हमें नजर आ रहा है। बिल्कुल मुगीरी साहब, अच्छे लोगों का जिक्र जरूर करना चाहिए, जो अच्छा काम कर रहा हो उसको जरूर हाईलाइट करना चाहिए। लेकिन एक और चीज जो आपने अभी कबल हाईलाइट की थी करप्शन के वाकयात के हवाले से, सिर्फ एक आखिरी बात बता दें कि जब वो जाली बिल जो होते हैं उन्हें पास किया जाता है, तो क्या पास करने से पहले उनकी कोई जांच पड़ताल नहीं की जाती, कोई स्क्रूटनी नहीं की जाती है? देखिए, उसूलन कानूनन प्रोसीजर के तहत इनको तो पता होता है ना कि हमने ये टेबल लिया है, हमने कैमरा लिया है, हमने पेन लिया है, या जो भी चीज़ लिया है वो इनके पास होता है। लेकिन बदकिस्मती से ये दिखा रहे हैं कॉन्टीजेंसी में, यहाँ वहाँ पिना ऐसे चीज़ें दिखा रहे हैं जो सरेआम उसका काम होता नहीं है। बदकिस्मती से अगर हुआ भी होगा तो 20-30% होगा, बाकी पैसे जेबों में जा रहे हैं। तो आपने एक डीडीओ को ये क्यों अख्तियार दिया है कि वो सारे सिंध के पैसे उनके पास आएँ, फिर वो रिलीज करता फिरेगा? देखिए, अगर आप एक को देंगे तो सारे सिंध के जेल उनके मोहताज होंगे ना। बिल्कुल ऐसे ही बात करेंगे, ये कहेगा ठीक है मुझे इतनी कमीशन दे दो, मैं दे रहा हूँ। बिल्कुल मुगीरी साहब, देखा जाए तो बड़े ही अफसोस का मुकाम है एक महकमा जेल खाना जात, जहां पर सबसे ज्यादा डिसिप्लिन होना चाहिए, वहीं पर बेज़ाब्तियां देखने में आ रही हैं। हमारी ये दरख्वास्त है या इल्तजा है कि वज़ीर आला सिंध इस हवाले से कोई बेहतर इनिशिएटिव लें ताकि इस तरह की बेज़ाब्तियां देखने में ना आए। नाजरीन, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बात करेंगे शहर मुल्तान की, जहां पर मैप्को की हाउसिंग सोसाइटी कायम ना होने के बायस 14,000 अलॉटीज के अरबों रुपए दांव पर लग गए हैं। हजारों शहरियों ने अपनी जमा पूंजी सोसाइटी की फाइलें खरीदने में लगा दी हैं और 9 साल गुजरने के बावजूद वाबडा टाउन फेज 3 का कयाम अमल में नहीं लाया जा सका है। नाजरीन, नैब मुल्तान की जानिब से तहकीकात का अमल भी शुरू किया गया था, इसके बावजूद वाबडा टाउन फेज 3 कायम नहीं हो सका है और वाबडा टाउन फेज 3 का रकबा तो मौजूद है, ताहम इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर किया गया, ना ही सड़कों की तामीर की गई। इस खबर के अंदर की खबर क्या है, जानते हैं शेख अरसलान से। अरसलान, सबसे पहले तो ये बताएं कि अलॉटी से पैसे ले लिए गए, अब तक कब्जा क्यों नहीं दिया गया, क्या मौकिफ दिया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें फरजाना, ये एक तवील माजरा है जिसके कई पहलू हैं। हम इसकी जो है ना वो बैकग्राउंड पहले बताते हैं। वाबडा टाउन एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है ये मुल्तान समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी है और ये जो है बड़ी ही इसका शुमार पॉश सोसाइटीज़ में होता है। तो मुल्तान समेत ये दीगर अजला में भी है। मुल्तान में वाबडा टाउन फेज़ 1 और 2 का कामयाबी से इनकाद किया गया था और ये बड़ी ही कामयाब सोसाइटी रही। यहाँ इधर तकरीबन 5,000 के करीब यहाँ रेजिडेंट्स हैं।
तो ये जब फेज़ 3 का मामला आया तो साल 2012 में ये काम शुरू होता है। साल 2012 में इसका पेपर वर्क किया जाता है और इसके लिए जो है वो फाइल वर्क भी किया जाता है और मुख्तलिफ इन्वेस्टर से 6000 कनाल अराजी खरीद की जाती है। अच्छा। अब गवानीन के मुताबिक उन इन्वेस्टर से जिनसे ये अराजी खरीद की जाती है उन्हें वापडा टाउन फेज़ 3 की फाइल्स दी जाती हैं। अच्छा। फाइल्स उनको दी जाती हैं। अब और उसके बाद जो शहरी हैं उनको कुरानदाजी के जरिए जो है बैलेटिंग के जरिए ये फाइल्स फरोख्त भी की जाती हैं। अब सबसे बड़ा मसला तब आता है जब यही इन्वेस्टर्स, मैं सबका नाम नहीं लूंगा, कुछ इनमें से इन्वेस्टर्स ऐसे रहे जिन्होंने वो अराजी वापडा टाउन को भी फरोख्त कर ली, फाइलें भी ले ली, उसके बाद वही अराजी उन्होंने आगे भी बेच दी, जिसके बाद नैब का जो है नैब मुल्तान की जानब से एक्शन लिया गया। अच्छा। और नैब मुल्तान की जानब से एक्शन लिया गया साल 2016 में। उस वक्त के सेक्रेटरी सईद अहमद खान को जो है वो गिरफ्तार किया गया। उनके अलावा मुतअद्दिद इन्वेस्टर्स और डेवलपर्स और प्रॉपर्टी डीलर्स को भी गिरफ्तार किया गया। ठीक। तो सईद अहमद खान के अलावा जितने भी डीलर्स, प्रॉपर्टी डीलर्स और डेवलपर्स थे उन्होंने वॉलंटरी रिटर्न की नैब के साथ। एक तो होता है प्ली बार्गेन जिसको हम पीबी कहते हैं नैब में, एक वीआर होती है जिसको वॉलंटरी रिटर्न कहते हैं। उन्होंने वॉलंटरी रिटर्न के जरिए करोड़ों रुपए जो है वो नैब को दिए और अपनी जान छुड़ा ली। ताहम सईद अहमद खान जो है वो डटे रहे, उन्होंने कहा मैंने कोई करप्शन नहीं की। साल अफसोसनाक बात यह है कि साल 2017 में वो डिस्ट्रिक्ट जेल मुल्तान में जुडिशल रिमांड के दौरान उन्होंने खुदकुशी की कोशिश की। सबसे पहले वो अपनी गर्दन पर उन्होंने ब्लेड मारा, जिसके बाद वो 1 साल तक निश्तर अस्पताल में तकरीबन तवील अदालत के बाद वहां पर उनका इंतकाल होता है। और साल 2021 में एहतसाब अदालत जो है इस केस का फैसला सुनाते हुए सईद अहमद खान को जो है वो बरी करती है और इसके अलावा दीगर कई अफराद को भी बरी किया जाता है इस मुकदमे से, जो कि मुबैना तौर पर नैब की जानब से 3 अरब रुपए का स्कैम बनाया गया था। अच्छा। सईद अहमद खान को अफसोसनाक बात यह है कि मरने के बाद उनको इंसाफ मिला और उसके बाद ये होता है कि महकमा कोऑपरेटिव की जानब से जो है एसडीएम बुलाई जाती है, जिसको स्पेशल जनरल मीटिंग कहते हैं। ठीक। और एसडीएम में ये फैसला किया जाता है कि मैपको का रोल जो है वो इन मामलात में अब महदूद किया जाएगा, बल्कि उन्होंने एसडीएम के जरिए मॉडल बायलॉज जो हैं वो लाए और उसके बाद मैपको का जो रोल है वो बिल्कुल ही खत्म कर दिया। पहले मैपको के अफसरान जो हैं इस हाउसिंग सोसाइटी के जो मामलात हैं वो भी देखते थे, सीईओ मैपको मुल्तान जो है वो भी देखते थे और इनमें जो है वो मैनेजमेंट कमेटी में भी उनका हिस्सा होता था। तो अब मैनेजमेंट कमेटी जो है इस वक्त मुल्तान में मैनेजमेंट कमेटी और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जो है ये मामला चला रहे हैं। अच्छा। और मामला चलाने के हवाले से आपको बताएं कि मैनेजमेंट कमेटी में जो है वो हर 3 साल बाद इलेक्शन होते हैं और जो वापडा टाउन फेज़ 1 और फेज़ 2 के रेजिडेंट्स हैं वो जो हैं उनका चुनाव करते हैं और इस वक्त वो 3 साल के लिए चुनाव करते हैं। मुल्तान में इस वक्त 2 बड़े ग्रुप्स हैं, एक वॉलंटियर ग्रुप है, दूसरा वापडा रेजिडेंट एंड संघेड़ा ग्रुप है। तो ये दोनों ग्रुप हैं और ये इनकी सियासत चलती है और इन्हीं का इलेक्शन आपस में होता है। मैनेजमेंट कमेटी की जानब से जो है वो इनके ये वापडा टाउन के इंतजामात चलाए जा रहे हैं। वापडा टाउन के जो अकाउंट्स हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, वापडा टाउन में कोई डेवलपमेंट वर्क है तो वो यही जो मैनेजमेंट कमेटी है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के साथ बात वगैरह करके उनसे कनेक्शन रख के उनके ये सारा मामला चलाते हैं। अब अच्छा अरसलान, अगर हम इस सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी के लिए ये बुकिंग कब से शुरू की गई थी, अलॉटीज कितने थे, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा ख्वार तो अलॉटीज ही हो रहे हैं। जी ये बुकिंग तो 2012 और 13 से शुरू कर दी गई थी फेज़ 3, क्योंकि फेज़ 1 और 2 इतना कामयाब था कि जो शहरी थे उन्होंने ये देखा फेज़ 1 और फेज़ 2 की कामयाबी के बाद जब फेज़ 3 शुरू किया गया तो सरमायाकारी के लिहाज से ये सबसे सेफ हाउसिंग सोसाइटी थी, क्योंकि ये इसमें वापडा टाउन क्योंकि सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर होती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, तो उनको इसमें बड़ी ही दिलचस्पी रही है और 14,000 से ज़्यादा लॉटीज़ हैं। उन्होंने ये अपने जो है वो जमा पूंजी जो है वो खर्च करके ये इसमें जो फाइलें खरीद की। फाइलें खरीद करने के बाद उन्होंने सोचा था कि ये बैलेटिंग के बाद इनको ये प्लॉट्स दिए जाएंगे, प्लॉट्स के बाद वहाँ पर वो घर बनाएंगे या उनको बेचेंगे, ताहम ऐसा ना हो सका। और इस वक्त भी हाल ये है कि वापडा टाउन फेज़ बनाओ तहरीक के जो चेयरमैन हैं चौधरी हसन सतार, उनके साथ भी लॉटीज़ जो हैं वो खड़े हैं और वो जो हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि ये किसी तरह ये सोसाइटी बने। उस हवाले से मोतसबी आला पंजाब समेत दीगर जो फोरम्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है जो कानूनी
फॉर्म्स हैं उनको भी इस्तेमाल किया जा रहा है, ताहम अब तक ये सोसाइटी जो है वो इल्तवा का शिकार है। अच्छा अरसलान, ये बताइएगा कि अलॉटी से कितनी रकम वसूल की गई थी और अदायगी के बाद अलॉटीज को क्या दिया गया था, क्योंकि फेज़ 1 फेज़ 2 तो काफ़ी कामयाब थे, जिसके बाद उन्होंने ज़ाहिरी तौर पे काफ़ी रकम दी होगी। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। फेज़ 1 फेज़ 2 के बाद जब इन्होंने फेज़ 3 शुरू किया तो इन्होंने फाइल्स फरोख्त की। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, 6000 कनाल अराजी इब्तदा में शुरू की, इब्तदा में इन्होंने ख़रीद की थी। 3 मौज़ूआत जिनको हम हल्का कहते हैं, 3 हल्कों में ये सोसाइटी है। अच्छा। मौज़ा करपालपुर, बख्शीशगढ़ और मौज़ा शाख मदीना, ये 3 मौज़ों के अंदर ये सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी है। फेज़ 3 जो बन रहा है ये 3 मौज़ों में है और इधर जो है फ़ाइलों की ख़रीद की मद में 12 लाख की फ़ाइल भी फ़रोख्त हुई, 15 लाख की भी फ़ाइल फ़रोख्त हुई। अच्छा। 5 मरले, 10 मरले, 1 कनाल बिल तरतीब जो है इनके मुख्तलिफ रेट्स थे। तो जिसमें अलॉटीज़ ने जो है वो फ़ाइलें ख़रीद की थी। उस वक्त फ़ाइल ख़रीद करने के बाद अगला अमल जो बैलेटिंग का होता है, बैलेटिंग के बाद प्लाट्स जो हैं उनके वो अलॉट होते हैं, उनकी बाकायदा उनको नंबरिंग दी जाती है, नक्शा दिया जाता है कि इसमें आपका ये प्लॉट है, ये नंबर है और इस जगह आपका प्लॉट होगा। तो बैलेटिंग तो हुई नहीं, बैलेटिंग के ये सिर्फ इनको क्या वजह अरसलान, क्योंकि फेज़ 1 फेज़ 2 तो बहुत अच्छे तरीके से कामयाब हुए, फिर फेज़ 3 की तकमील में इतनी ताखीर की क्या वजह थी? क्या जिम्मेदारी किसके ऊपर आयद होती है? क्यों नहीं किया गया उसे कंप्लीट? हम इसमें यही कहते हैं कि हमने ये देखा है कि जो वाबडा टाउन में 2 ग्रुप्स हैं, वॉलंटियर ग्रुप और वाबडा रेजिडेंट एंड संगेड़ा ग्रुप, ये दोनों की सियासत है। इन दोनों की जो सियासत है, इनकी बाहमी चपकलिश की वजह, एक बड़ी वजह है कि वाबडा टाउन फेज़ 3 अब तक नहीं बन सका ना। अच्छा। एक दूसरे की टांगे इन्होंने खींची हैं और जिसका लामहला नुकसान जो है वो अलॉटीज़ को हुआ है। उसमें महकमा कोऑपरेटिव पंजाब की भी नाअहली है और उनकी भी जो है वो सुस्ती रही है, बल्कि हम गफलत कह लें कि उन्होंने जब ये सईद खान फोत हो गए तो उसके बाद SGM के ज़रिए मॉडल बाई लॉज ले आए, उसमें मैप्को का रोल ख़त्म कर दिया गया और महकमा कोऑपरेटिव और मैनेजमेंट कमेटी ही ये मामला देखती रही। अब इस वक्त भी वाबडा के अकाउंट में अरबों रुपए मौजूद हैं, जो अच्छा। वाबडा टाउन की सोसाइटी का जो अकाउंट है और उस अकाउंट की देखभाल मैनेजमेंट कमेटी कर रही है। ये वाबडा टाउन फेज़ 3 बना सकते हैं और तो मैनेजमेंट कमेटी पूछती क्यों नहीं है कि क्यों इसको मुकम्मल क्यों नहीं किया जा रहा? जी बिल्कुल, मैनेजमेंट कमेटी की जानब से अवाम जो अलॉटीज़ थे उनसे ये वादा किया गया। रिसेंटली लास्ट ईयर जो है इसके इलेक्शन भी हुए थे और उसमें इनका एक ही नारा था कि आप हमें वोट दें, हम इंशाल्लाह जब सदर प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी ये सब ओहदे जो हैं इनके पास आएंगे तो ये जो है वाबडा टाउन फेज़ 3 बनाएंगे। तो लास्ट ईयर इलेक्शन हुआ, 1 साल हो गया, वॉलंटियर ग्रुप इस वक्त इक़्तिदार में है और लेकिन हमने देखा है कि वाबडा टाउन फेज़ 3 की हवाले से कोई काम नहीं किया गया। MDA के हवाले से जो MDA के तहफ़्फ़ुज़ात थे कि नक्शा की जो मंजूरी है और नक्शे में जो इन्होंने मज़ीद ज़मीन खरीदी है, मज़ीद अराजी खरीदी है, उस हवाले से भी कोई काम नहीं किया गया। सिर्फ और सिर्फ इस वक्त सिर्फ बातों से ही काम चलाया जा रहा है। अरसलान, आपने 2 ग्रुप्स का जिक्र किया, उन 2 ग्रुप्स के अलावा अगर हम इदारों की बात करें तो कौन से ऐसे इदारे हैं जो सोसाइटी की तकमील में ताख़ीर के जिम्मेदार हैं इस वक्त? महकमा हाउसिंग पंजाब और कोऑपरेटिव सोसाइटी, महकमा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट पंजाब, महकमा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट और जो महकमा हाउसिंग है ये जो हैं ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि इनसे भी इजाज़त लेनी पड़ती है। इनके साथ भी जो है वो ख़त किताबत भी होती है। अच्छा। और इनकी इजाज़त से जो है रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है पंजाब के, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी पंजाब, ये हेड करते हैं इसको और इनकी इजाज़त से डे टू डे अफेयर्स भी चलाते हैं ये। तो ये इन ग्रुप्स के अलावा ये महकमे भी हैं जो वो गफलत के ज़िम्मेदार हैं। मैप्को के जो तर्जुमान हैं उनका कहना है मुल्तान के कि क्योंकि मॉडल बाई लॉज के बाद जो है वो हमारा किरदार तो बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो लिहाजा यही हमारी तरफ से कोई गफलत की बात नहीं है। तो ये गफलत जो है यहाँ से आ रही है। पहले जो है वाबडा टाउन फेज़ 1 और फेज़ 2 जब बने थे तो मैप्को का किरदार रहा, मैप्को के CEO, मैप्को के अफसरान जो थे वो इसमें इनमें इन्वॉल्व थे। यही वजह थी कि ये जो फेज़ 1 और फेज़ 2 कामयाबी से बन गए। फेज़ 3 में जो है करप्शन, बदउनवानी, लालच, तमा नफसानी, ये सब चीज़ें सामने आई हैं। अच्छा अरसलान, बड़ी एक अजीब सी बात है कि फाइलें तो पहले ही बिक चुकी थी यहाँ की, तो किस चीज़ की कुरानंदाजी फिर वो करना चाह रहे थे कि कुरानंदाजी के बाद जो है वो अलॉट किए जाएंगे? अगर फाइलें बेचती थी तो किस चीज़ की फाइलें बेची थी फिर? नहीं, ये फरजाना ऐसे है कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में सबसे पहले फाइल्स फ़रोख्त होती हैं। फाइल एक वादा होता है कि आप अलॉटी को कि आपका प्लाट
आपको प्लॉट दिया जाएगा। अच्छा। अभी फाइल्स के जो जब फाइल्स फरोख्त की जाती हैं उसमें प्लॉट, सिर्फ प्लॉट का जो रकबा है वो मेंशन किया जाता है कि 5 मरले की फाइल है, 10 की फाइल है, 15 की फाइल है या 20 मरले 1 कनाल की फाइल है। उसमें ये नहीं बताया जाता कि ये प्लॉट कहाँ वाक़या होगा। अच्छा। ये जब फाइल्स जब फरोख्त कर दी जाती हैं उसके बाद बैलेटिंग का अमल आता है जिसको कुरानदाजी कहते हैं। कुरानदाजी में जो है वो नक्शे के मुताबिक कुरानदाजी में जो अलॉटीज़ होती हैं उनको बाकायदा तौर पर उनको प्लॉट्स जो हैं वो दिखाए जाते हैं कि ये यहाँ पर आपका प्लॉट है, और उसमें तरक्याती काम भी किए जाते हैं, पार्क्स भी बनाए जाते हैं, मस्जिद भी बनाई जाती है, जिम भी बनाए जाते हैं, और दीगर जो हैं वो तरक्याती काम भी किए जाते हैं। ये किसी हर सोसाइटी में ऐसे ही है, हाउसिंग सोसाइटीज़ में। तो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के अंडर मुल्तान में इस वक्त 14 हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। वाबडा टाउन जो है वो उनका शुमार जो है अभी भी पॉश सोसाइटीज़ में होता है। वाबडा टाउन फेज़ 3 ना बनने की एक बड़ी वजह हमने तो यही देखा है कि इस वक्त महकमा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट और जो इस वक्त जो 2 ग्रुप्स हैं उनकी आपस में बामी चपकलिश है, एक दूसरे के खिलाफ मुकदमाबाजी, दरख्वास्तबाजी करते हैं। ये एक बड़ी वजह है जिससे अलॉटीज़ ने सफ़र किया बहुत। बिल्कुल ऐसा ही है अरसलान। अगर हम अराजी के हवाले से बात करें तो अराजी की खरीदारी के हवाले से भी बहुत सी बेज़ाब्तियां थी जो सामने आई थी। क्या बेज़ाब्तियां थी और क्या उन बेज़ाब्तियों के सामने आने के बाद कोई कार्रवाई अमल में लाई गई थी? जी, ये बेज़ाब्तियां शुरू में ही आ गई थी सामने। ये इस तरह जैसे मैंने पहले बताया कि जब ये अराजी खरीद की गई थी सईद खान की जानब से 6000 कनाल, बाद में मजीद भी अराजी खरीद की गई थी। तो ये अराजी जब खरीद की जाती है तो इसमें इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा। इन्वेस्टर्स जो हैं वो क्योंकि सेक्रेटरी और जो वाबडा टाउन की मैनेजमेंट कमेटी है वो बराह रास्त अराजी नहीं खरीद सकती, बीच में इन्वेस्टर्स जो डेवलपर्स जो होते हैं उनके जरिए खरीदी जाती है। और जब उन्होंने ये अराजी इनको बेची तो उन्होंने अराजी के बदले इनको फाइल्स फरोख्त की, इसकी वाबडा टाउन फेज़ 3 की फाइल्स फरोख्त की। और उन्होंने जब वाबडा टाउन फेज़ 3 के नाम वो अराजी फरोख्त कर दी तो साथ ही उन्होंने वही अराजी आगे दूसरी और तीसरी और चौथी जगह भी फरोख्त कर दी, जिसकी वजह से ये बदउनवानी और ये सारा मामला करप्शन का ये सामने आया था, और जिसकी वजह से अलॉटीज़ ने सफ़र किया है। तो अलॉटीज़ की जानिब से क्या कार्रवाई की गई? उनकी जानिब से क्या कहा गया कि हम क्या उन्होंने पैसे वापस मांगे या उनको पैसे वापस दिए गए या फिर प्लॉट अलॉट कर दिए गए? नहीं, प्लॉट अलॉट अभी नहीं हुए। उन अलॉटीज़ के पास फाइल्स हैं, अलॉटीज़ के पास फाइल्स हैं। अलॉटीज़ इस उम्मीद तो पर उन्हें अब किस भी तरह बैठे से हैं कंसोल कि ये किया जा रहा है? क्या कहा जा रहा है अब उनको? अलॉटीज़ को क्या कहा जा रहा है? अलॉटीज़ को तो यही कहा जा रहा है कि इंशाल्लाह फ्यूचर में ज़रूर ये फेज़ 3 बनेगा और अच्छा। आपका जो ये पैसे डूबेंगे नहीं। तो उन्होंने इससे कबल बहुत से फॉरम से जो है फॉरम्स पर रब्ता किया, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जो इस वक्त मैनेजमेंट कमेटी है उसकी जानब से यही कहा गया कि आपके जो हैं वो आप ये सोसाइटी बनेगी, आपके पैसे नहीं डूबेंगे और आपकी बाकायदा बैलेटिंग के बाद और दीगर तरक्याती कामों के बाद जो है जब ये सोसाइटी बन जाएगी तो आपको प्लॉट अलॉट कर दिए जाएंगे। ये चूरन कब से बेचा जा रहा है अलॉटीज़ को? क्या कोई टाइम फ्रेम भी दिया गया है कि इतने टाइम के बाद आपको दे देंगे हम? जी फरजाना, यही तो अफसोसनाक बात है कि ये 2017 से ये चूरन बेचा जा रहा है। अच्छा। 2016-17 से ये चूरन बेचा जा रहा है कि आपको जो है वो ये फाइल्स जो हैं आपकी महफूज हैं और इस वक्त उनके पास फाइल्स हैं, और इस तरह ये फाइल्स जो हैं वो जो अलॉटीज़ हैं ये इसकी वो ट्रेडिंग भी करते रहते हैं, खरीद फरोख्त भी करते रहते हैं। लेकिन क्योंकि इस वक्त ये फेज़ 3 बन नहीं सका है तो ये इसकी कीमत इंतहाई कम होती है। कम कीमत पे ये आधी से कम कीमत जो उन्होंने खरीदी होती है उससे भी कम कीमत में ये फरोख्त कर देते हैं। इस वक्त अलॉटीज़ जो हैं वो 14,000 से ज़ायद हैं और वो मुंतज़िर हैं कि किस दिन ये सोसाइटी बने और हमें हमारे प्लॉट जो हैं वो अलॉट किए जाएँ। बिल्कुल, मासूम अवाम जो है वो इसी इंतजार में है किसी तरह से ये मामला हल हो, बेज़ाब्तियां जो सामने आई थी उन्हें दूर किया जाए और उनकी डूबी हुई रकम जो है उनके एक प्लॉट की सूरत में उनको वापस मिल जाए। नाज़रीन, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। कहते हैं किसी भी कौम की तरक्की और कामयाबी का इन्हिसार उस मुल्क के तालीमी निज़ाम पर होता है। जी हाँ, FPSC साल 2022 की रिपोर्ट में लाजमी मज़ामीन में 43% उम्मीदवार नाकाम हुए हैं और रिपोर्ट के मुताबिक अंग्रेज़ी, मजमून नवेसी, जनरल नॉलेज, इस्लामियात में बदतरीन कारकर्दगी सामने आई है। CSS करने वाले उम्मीदवारों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, मगर कारकर्दगी मायूस कुन रही है।
मजीद इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद नुमाइंदा खसूसी इस्लामाबाद रियाजुल हक। रियाज, सबसे पहले तो ये बताइए, तालीमी निज़ाम की तबाहाली पर रिपोर्ट में क्या क्या इंकिशाफात सामने आए हैं? बहुत शुक्रिया फरजाना। इस रिपोर्ट की दिलचस्प बात यह है कि इस रिपोर्ट को पहले 2017 तक जो है वो वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता था और हर साल जब ये रिपोर्ट आती थी तकरीबन इसी तरह जुलाई अगस्त के महीने में तो उसमें ये होता था कि वेबसाइट पे PDF में ये सारी बुक अपलोड कर दी जो रिपोर्ट है सारी वो अपलोड कर दी जाती थी और उसके बाद जो है जो भी देखना चाहता था इस रिपोर्ट को देखता था। लेकिन 2017 के बाद इस रिपोर्ट को जो है इन्होंने बाकायदा तौर पे अपलोड करना ही छोड़ दिया। उसकी वजह यह है कि इस रिपोर्ट में इतनी बुरी कारकर्दगी है CSS के हवाले से जितने भी इम्तिहानात होते हैं, यानी हम अपने नाज़रीन को बताते चलें कि पाकिस्तान में ग्रेड 17 से 22 की जो भर्तियां हैं मोस्टली जो हैं वो तमाम के तमाम जो है वो FPSC यानी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो करता है और CSS के थ्रू बड़ा एक कम्पिटेटिव एग्ज़ाम होता है। दिन में 2 पेपर होते हैं और जिसमें लाजमी मज़ामीन भी होते हैं, हम उसकी भी बात करेंगे। तो ये सारा जो है वो डेटा और वो जो पिक्चर जब वो 2017 तक 16-17 तक बहुत ज़्यादा अखबारात में मीडिया में भी रिपोर्ट आता था तो बड़ा क्रिटिसिज्म होता था कि ये कारकर्दगी है, ये हमारे निज़ाम तालीम की जो है सूरत हाल है। FPSC से भी जो है वो सख्त तनकीद होती थी कि ये इनकी कारकर्दगी है। उन्होंने 17 के बाद रिपोर्ट ही जो है वो अब ये करते हैं जो कि कानून के मुताबिक FPSC के जो बाई लॉज हैं उसके मुताबिक इसको पार्लियामान में जो है वो पेश करना होता है, यानी सेनेट और कौमी असम्बली दोनों में। तो अब पिछले दिनों जब ये रिपोर्ट आई कि उन्होंने पेश करना है तो मैं जो पहुंचा और जब ये रिपोर्ट पेश की उन्होंने हाउस में सेनेट में तो कॉपी मैंने वहाँ से उठा ली। तो अभी तक तो मैंने कहीं इस हवाले से कोई खबर वगैरह भी नहीं देखी। ज़ाहिर है इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्ड से कम्प्रीहेंसिव डेटा है और हमारे निज़ाम तालीम का जो है मुँह बोलता सबूत है जो बदकिस्मती से हमारी कारकर्दगी है। मिसाल के तौर पर 5 साल का डेटा है 2018 से 22 का, तो 2018 में 11,781 के करीब जो है लोग थे उन्होंने अप्लाई किया था लाजमी मज़ामीन की अगर हम बात करें। फिर उसके बाद अब 2022 में जब लोगों ने अप्लाई किया तो वो तादाद जो है वो 19,440 तक यानी तकरीबन 20,000 तक वो तादाद पहुंच गई। तो जो तादाद है अप्लाई करने वालों की वो बढ़ती जा रही है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस्लामियात, पाकिस्तान अफेयर्स, जो करंट अफेयर्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा बच्चे फेल हुए हैं। जो सबसे आसान समझा जाता है यानी जनरल नॉलेज वगैरह के हवाले से इस्लामियात पाकिस्तान जो ज़ाहिर पाकिस्तान अफेयर जो हमें तो अजबर होनी चाहिए ये चीज़ें 16-17 साल जो है तालीम में ये हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन वो उस हवाले से बदतरीन कारकर्दगी है। उसके साथ साथ जो सबसे ख़तरनाक बात है वो ये है कि 4% जो सारे उम्मीदवार थे लाजिम जो इंग्लिश का मजमून होता है उसमें 4% उम्मीदवार जो है वो पास हुए थे। जो सबसे बदतरीन कारकर्दगी तमाम जो कोर्सेज हैं उसमें शुमार होती है कि अंग्रेज़ी में। और आगे चल के मैं आपको बताऊंगा एग्जामिनर्स रिव्यू था सारा जायजा था उनकी रिपोर्ट में क्या गया। फिलहाल हम आदाद शुमार पे बहस करते हैं। पाकिस्तान अफेयर में 14% जो है वो पास हुए, करंट अफेयर्स में 16% और जनरल साइंस में 14% इसी तरह और कंप्यूटर साइंस में। और जब देखा जाए कि किस किस्म के लोगों ने अप्लाई किया, उनका बैकग्राउंड क्या था एकेडमिक, तो तकरीबन 53% वो थे जिन्होंने इंटरनेशनल अफेयर्स पढ़ा हुआ था और 35% वो थे जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस या सियासियात पढ़ा हुआ था, 2% कंप्यूटर साइंस और 14% वो थे जिन्होंने जनरल साइंस पढ़ा हुआ था। और अगर इदारों की बात की जाए तो प्राइवेट जो इदारे हैं उनमें 29% बच्चे जो थे वो प्राइवेट इदारों के थे जो सबसे ज़्यादा कामयाब हुए हैं। 29% जो पास हुए हैं और वो सबसे ज़्यादा उनकी तादाद थी तमाम इदारों में, सरकारी जो थे, प्राइवेट थे, मुल्क से बाहर पढ़ के आए हुए थे, एकेडमीज़ में पढ़े हुए थे, सेल्फ टॉट थे, घरों पे पढ़े हुए थे, उन सब का। और जो मजहबी जो इदारे हैं, मदारस वगैरह हैं, उन सब के तलबा में जो प्राइवेट इदारे थे 29% उनके तलबा जो थे सबसे ज़्यादा पास हुए हैं। इससे हमें अंदाज़ा होता है कि हमारे निज़ाम तालीम में किस तबके का जो हिस्सा है वो ज़्यादा सूदमंद है और बाकी जो सरकारी इदारे हैं जिस पे अरबों रुपए जो है 1000 अरब से ज़्यादा जो है रुपए चारों सूबे और वफाकी हुकूमत खर्च करती है, उसके रिजल्ट्स क्या हैं। और यूनिवर्सिटीज़ की अगर बात की जाए तो पंजाब यूनिवर्सिटी के 2161 तलबा ने जो हिस्सा लिया, इसमें सिर्फ 38 बच्चे पास हुए, बाकी सारी के सारे फेल हो गए। इसी तरह नस्ट यूनिवर्सिटी जो पाकिस्तान की जो है नामी गिरामी जो है यूनिवर्सिटी समझी जाती है इस्लामाबाद में, उसके 427 जो है वो तलबा ने हिस्सा लिया, ये निस्बतन अच्छी परफॉर्मेंस है। उसके 36 जो तलबा थे वो जो उम्मीदवार थे वो पास हुए। कराची यूनिवर्सिटी के 478 तलबा ने जो है वो उसमें हिस्सा लिया इम्तिहान में, 3 जो है सिर्फ पास हुए। कराची यूनिवर्सिटी
पूरे सिंध की कराची की बड़ी यूनिवर्सिटी जो है समझी जाती है। 478 में से सिर्फ 3 बच्चे जो हैं वो CSS का एग्जाम जो है वो पास कर सके 2022 का। जितने फीसद आप हमें बता रहे हैं रियाज, इस हिसाब से तो देखा जाए तो फिर यूनिवर्सिटीज क्या कर रही हैं कि 100 के हिसाब से तालिब इल्म जो है वो पेपर देते हैं, जिनमें से चंद लोग, 100 भी नहीं 470 के करीब आपने हमें बताया, जिसमें से सिर्फ 36 स्टूडेंट्स जो थे वो पास कर सके। तो अगर ये हिसाब है तालीम की मयार का उन यूनिवर्सिटीज का, तो फिर क्या पढ़ाया जा रहा है उन यूनिवर्सिटीज में? अब ये तो वो सारा डेटा है जो ज़ाहिर इस रिपोर्ट में मौजूद है। बड़ा इंतहाई अहम डेटा है। मेरा ख्याल है कि पॉलिसी मेकर्स और हमारे जो निज़ाम तालीम में जो सिस्टम इस चीज़ को देखते हैं, करिकुलम बनाते हैं, कोर्स वर्क जो है वो बनाते हैं सारा, उनको ज़ाहिर इसको देखना चाहिए कि इस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। अब ज़रा अगर हम आएँ उस तरफ जहाँ पे एग्जामिनर्स जो होते हैं, जिन्होंने पेपर्स चेक किए हैं, उनके रिव्यूज़ जो हैं चंद 4-5 जो मज़ामीन हैं उनके बारे में बड़े हैरान कुन। तो मिसाल के तौर पर इंग्लिश जो ऐसे है उसमें 19,220 लोगों ने जो है वो टेस्ट दिया, जिसमें सिर्फ 220 जो है वो लोग पास हुए। अच्छा। 19,220 लोगों ने इंग्लिश का जो मजमून नवीसी होती है, हाँ जी, तकरीबन 20,000 तलबा जो उम्मीदवार थे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के और कॉलेजेस के, उन्होंने अप्लाई किया तो 220 जो बच्चे हैं वो सिर्फ पास हुए। उसमें एग्जामिनर्स ने जो रिव्यू दिया वो ये उन्होंने कहा है कि 16 साल जब हम तालीम हासिल करते हैं बच्चे पाकिस्तान में, तकरीबन 16 साल की जो तालीम उनकी होती है, तो उन्होंने BS किया होता है या MA MSc किया होता है। अब वो ज़ाहिर MA MSc ख़त्म हो गया, मोस्टली जो है बैचलर्स ऑफ साइंसेज या बैचलर्स ऑफ जो है आर्ट्स आ गया है, BA जो है वो BS जिससे कहते हैं 4 साल का अंडरग्रेड। उसमें बदकिस्मती ये हुई कि उनका ये कहना है कि जब BS आ गया है तो 16 साल में एक बच्चा जो है वो पढ़ता है। यहाँ पे अंग्रेज़ी का जो ऐसे है जिसमें 220 बच्चे पास हुए हैं 20,000 में से, उनका ये कहना था कि उनमें तजिया करने की स्किल्स ही नहीं है। जब उन्हें कहा गया कि क्लाइमेट चेंज पे लिखें, माहौलियाती तब्दीली पे लिखें, तो उनको लिखना ही नहीं आ रहा कि क्रिटिकली उन्होंने कैसे लिखना है, तनकीदी जायज़ा कैसे लेना है, फैक्ट्स और फिगर्स के साथ, डेटा के साथ। और उसकी वजह उन्होंने ये बताई है कि मुताले का फुकदान है, नहीं जाता कि किसी चीज का एनालिसिस करना कैसे है। बिल्कुल, किसी चीज़ को क्रिटिकली देखना कैसे है। आपको कोई भी मौजू दे दिया जाए कि मुल्क में अगर आबादी बढ़ रही है उसकी वजह क्या है और उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, महंगाई जो मुल्क में है पिछले हम कई सालों से देख रहे हैं, इसका हल क्या है, 5 जो है वो हल आप तजवीज़ कर दें, या इससे रिलेटेड बहुत से जो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं तालीम के निज़ाम पर। तो ज़ाहिर है उन्होंने ये इसका जिक्र किया ख़ास तौर से कि जो फैक्ट्स पेश किए गए, जो डेटा शेयर किया गया, वो सारा के सारा जो है वो गलत था, वो अंदाज़ों के बिना पर था। और जो कुछ रिपोर्ट्स का हवाला दिया गया वो ऐसी रिपोर्ट्स थी जो एग्जिस्ट ही नहीं करती मार्केट में। मिसाल के तौर पर रिपोर्ट लिखी गई कि नेशनल एजुकेशन रिपोर्ट 2022-2021, तो पाकिस्तान में नेशनल एजुकेशन रिपोर्ट कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन उनका ये ख्याल था कि एग्जामिनर्स को पता नहीं होता, जब हम ये लिखेंगे तो वो कहेंगे अच्छा इन्होंने तो बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट पढ़ी हुई है और इनको तो चीज़ों का पता है। लेकिन ज़ाहिर एग्जामिनर सीनियर प्रोफेसर होते हैं और इस चीज़ में पढ़े लिखे होते हैं, सारे इनकी दिहाइयाँ गुजर चुकी होती हैं। तो उन्होंने कहा है कि फैक्ट्स एंड फिगर तो गलत थे ही थे, जो किताबों के और रिसर्च पेपर्स के हवाले दिए थे वो भी गलत थे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि जो किताबों के हवाले दिए गए थे वो किताबें भी एग्जिस्ट नहीं करती। जो कोट्स उन्होंने दिए हुए हैं, चाहे वो कायद-ए-आज़म का कोट था, चाहे वो मौजूदा मॉडर्न जो हिस्टोरियन है या साइंटिस्ट्स हैं उनके हवाले दिए गए, उनके नाम भी गलत हैं और वो कोट्स भी गलत हैं। खुद से उन्होंने कोट्स बनाए हैं कि मुल्क की तरक्की में नौजवानों का किरदार जो है वो बहुत बड़ी तब्दीली ला सकता है, और आगे अल्लामा इकबाल लिख दिया है। अल्लामा इकबाल ने इस किस्म का कहीं पे कोई कोट नहीं दिया। तो इस तरह की चीज़ें मदे खेज़ किस्म की गई हैं जो कहीं पे एग्जिस्ट भी नहीं करती। और अनफॉर्चुनेटली इसी तरह इंग्लिश प्रेसी जिसे कहते हैं, ये हमारे BA वगैरह में एक ज़माने में हम काफ़ी करते थे, अब मैट्रिक वगैरह में भी होता है। उन्होंने कहा कि ग्रामर, बच्चों को बुनियादी जो ग्रामर होती है वही लिखना नहीं आती कि ग्रामर कैसे लिखते हैं और उसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है वही बच्चों को नहीं आता। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि जहाँ पे 130 और 200 300 वर्ड्स का एक पैराग्राफ जो है बच्चों ने लिखा है, और इतना लंबा पैराग्राफ लिखा है कि उन्होंने कहा कि पढ़ते हुए हमें भी हैरानी होती है कि ये सर पैर इसका क्या है। तो मतलब ऐसा लगता है कि जैसे तख़य्युलाती दुनिया में चले गए हैं और इन्होंने ऐसा कुछ लिखना शुरू कर दिया है कि शायद पता नहीं
कौन जो है इनको जो है वो लिखने लेके आ रहे हैं तालीम के निज़ाम में, ये सारे बच्चे कोई नया नहीं कुछ ईजाद करेंगे। लेकिन अफसोस का मुकाम ये है कि निज़ाम तालीम की अबतर रिपोर्ट वो तो अब सामने आ ही चुकी है। अब इसकी बेहतरी के लिए कोई सिफारिशात दी गई हैं या कुछ किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा? जो इंग्लिश प्रेसी है उसमें एक प्रोफेसर ने बड़ी तफसील से, जो एग्जामिनर हैं, उन्होंने बहुत सी चीज़ें तफसील से लिखी हैं। उन्होंने ये कहा एक तो मुताले का फुक़दान है, अखबारात, किताबें और मैगज़ीन या रसाइल जो हैं वो पढ़ना जो है बिल्कुल छोड़ दिया है, जिसकी वजह से बेरब्तगी बहुत ज़्यादा है। जो जब तलबा जब लिखते हैं और जब वो बात जो अपना नुक्ता नज़र बयान करने लगते हैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नज़र आती है। उनके एक ही पैराग्राफ में तीन किस्म की बातें करते हैं, पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं होता, आइडिया जो है जो उनके जहन में होता है वो उस पर डाल नहीं सकते, या उनके जहन में कोई आइडिया ही नहीं है, या वो आइडिया अगर है भी तो वो उसको मुंतकिल नहीं कर पाते पेपर पे। तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ें बड़ी अहम है। जो सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे अहम बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि बहुत सी जगहों पे जो इन्होंने जो कागज़ पे लिखा है वो ऐसा लगता है कि फ़ोन से उन्होंने गूगल करके जो डेफिनेशंस और साइटेशंस उठाई हैं वही जो है वो रट्टे लगा के उन्होंने है वो पेपर पे मुंतकिल कर दी हैं। तो बड़ी बेतरतीबी किस्म की जुमलों में नज़र आती है, कोई कोहेजन नज़र नहीं आता, और ऐसा लगता है कि जैसे जो ही इंटरनेट पर देखा, जिस तरह वर्ड की फ़ाइल पर कॉपी पेस्ट कर देते हैं, वो इन्होंने यहाँ पर टेस्ट में भी कॉपी पेस्ट कर दिया। तो उन्होंने कहा कि पूरा जो हमारा स्कूल का एजुकेशन सिस्टम है, एलिमेंट्री और हायर सेकेंडरी स्कूल का, उन्होंने ये तजवीज़ दी है इस सारे सिस्टम को ओवरहॉल होने की ज़रूरत है, इस सारे सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है कि किस तरीके से पढ़ाया जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग होती है। हमने ये देखा है कि पाकिस्तान में जो बाहर के इदारे हैं, जो जब पाकिस्तान में जो ग्रामर स्कूल्स हैं या जो बड़े स्कूल्स हैं, वहाँ पर इस किस्म की चीज़ों पर जो है वो निस्बतन तवज्जो दी जाती है, तो उनमें क्रिटिकल थिंकिंग भी होती है और ज़ाहिर मुताले का रुझान भी बढ़ाया जाता है। लेकिन हमारे जो ओवरऑल पाकिस्तान में जो जनरल प्राइवेट स्कूल्स हैं और जो हमारे सरकारी स्कूल हैं, वहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग जो है बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं की जाती, जिसकी वजह से, और ज़ाहिर इसकी बहुत सी वजूहात हैं। तो उन्होंने बड़ी वजह ये बताई है कि ये बहुत बड़ा मसला है। इसके साथ साथ उन्होंने ये बताया कि सियासी मौज़ूआत पे जो सवालात थे, यानी पाकिस्तान अफेयर्स पे, तो बच्चों से पूछा गया कि आप पाकिस्तान के मौजूदा हालात और 18वीं तरमीम के हवाले से जो है उस पर मौजू लिखिए। तो उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम को तो किसी ने टच ही नहीं किया, पाकिस्तान के हालात पे, आबादी, महंगाई और तमाम मौज़ूआत पे लिख दिया, लेकिन 18वीं तरमीम को किसी उम्मीदवार ने टच ही नहीं किया। ऐसा लगता था कि शायद किसी उम्मीदवार को 18वीं तरमीम का पता ही नहीं था, और बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि जब उन्होंने टच ही नहीं किया, उनका ये ख्याल था कि जो हम बहुत, ऐसा लग रहा था कि वो कह रहे थे कि शीटें जो हैं वो बहुत ज़्यादा आंसर जो शीट्स हैं वो भर दी हैं, लेकिन जो असल मौजूद है उसकी तरफ वो आए नहीं है कि पाकिस्तान में 18वीं तरमीम के बाद जो तब्दीलियाँ आई उसके नुकसानात और फ़वाइद क्या थे, उस पर किसी ने बात ही नहीं की। फिर इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तारीख़ के बारे में हमने कुछ सवालात पूछे तो बच्चों को मालूम ही नहीं था, बच्चे तो खैर नहीं थे, काफ़ी बड़े हैं ये CSS वाले जो होते हैं, तो इनको तो मालूम ही नहीं है कि पाकिस्तान की तारीख़ के हवाले से बड़ी बेतरतीबी किस्म की है, ना उनको तारीख़ों का सही पता है, चाहे वो पाकिस्तान की बनने से पहले की अगर हिस्ट्री का बताया जाए, सियासी जमातों का उनसे पूछा जाए सवाल में तो उनको नहीं पता, और इसी तरह 47 के बाद जब पाकिस्तान बना और ये सारा मामला हुआ, उसके बाद की भी कोई तरतीब उनको जो है उनकी जुमलों में नजर नहीं आती। तो बड़े अफसोस का मुकाम है अगर मुझे या आपको या हमारे तमाम देखने वाले नाजरीन को ये बात समझ में आ रही है कि बुनियादी निज़ाम तालीम जो है उसको बदलने की ज़रूरत है, तो जिम्मेदारान जो हैं उन्हें ये बात क्यों समझ में नहीं आ रही है कि अब ये जो फरसूदा बुनियादी निज़ाम तालीम है उसको बदला जाए या उसको बदलने के लिए कोई इक़दाम किए जाएं? अब ज़ाहिर है ये एक अलग मौजू है, इंशाल्लाह हम इस पर भी कोशिश करेंगे। एक और स्टोरी पे हम काम भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान में 2009 के बाद एजुकेशन जो पॉलिसी है उसको रिवाइज़ ही नहीं किया गया। तो आजकल जो वफाकी वजारत जो तालीम है वो कोशिश कर रही है कि इस सारी पॉलिसी को, इस करिकुलम को, सारी चीज़ों को रिवाइज़ करे। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 2009 के बाद यूसुफ रज़ा गिलानी की हुकूमत थी, 2008 के बाद जब वो आए तो उसके बाद इस पॉलिसी पे कुछ काम हुआ और उसके बाद ठप हो गया। अच्छा। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं। बल्कि एक जगह एक और सीनियर ब्यूरोक्रेट ने यह बताया कि 18वीं तरमीम जब हुई 2010 में,
तो उसके बाद जो एजुकेशन पे जब बात हुई तो तकरीबन 3 साल बाद एजुकेशन के हवाले से जो है वो पहली जो है वो मीटिंग वो इस्लामाबाद में वफाकी सतह पे बुलाई गई थी। तो 3 साल तक जो है वो किसी इस मामले पे कोई बात ही नहीं हुई थी। तो हमारे यहाँ तो आपकी वाली बात जो है वो बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि चीज़ों को अपडेट करना, पॉलिसी और सिस्टम को बेहतर करना। उसके हवाले से हम शायद बहुत पीछे अब अंदाज़ा लगाएं कि 2009 की एजुकेशन जो पॉलिसी है वो मुल्क में इस वक्त राइजुल वक्त है। तो अब अंदाज़ा लगाएं 2024 ख़त्म होने वाला है और मुल्क में 2009 की एजुकेशन पॉलिसी पर अमल हो रहा है और मुल्क में 4-5 निज़ाम तालीम है। मजहबी निज़ाम तालीम मदारस का जो है वो अलग है, OA लेवल्स अलग है, फिर उसके अलावा जो प्राइवेट स्कूल सिस्टम है वो उनकी अपनी दुनिया है, सरकारी जो है वो अपना चला रहे हैं, FG स्कूल्स अपना चला रहे हैं फेडरल बोर्ड के तहत। तो एक अजीब किस्म की धमाक चौकड़ी है और अपनी अपनी 1.5 इंच की मसाजिद बनाई हुई हैं। तो जो रिजल्ट्स हमारे सामने मेरा ख्याल है हैरानी की बात नहीं है, लेकिन परेशानी की बात है रियासत के लिए और उसके नुमाइंदों के लिए, पॉलिसी मेकर्स के लिए कि सियासत के नाम पे तो आप बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन तालीम के नाम पे हम कब करेंगे? शायद इसके लिए हमें उनके ज़मीनों को जगाना होगा। बिल्कुल रियाज, आपने अभी कुछ देर कबल ये भी जिक्र किया कि तालीम की तो बात अपनी जगह है, तालीम तो अपनी जगह है ही। अगर मुताले की बात करें तो मुताले की कमी का भी फुकदान दिखाई देता है। इसका क्या सदेबाब किया जा सकता है? अगेन ये बड़ा एक लंबा और ऐसा मौजू है जिस पे घंटों बहस हो सकती है, लेकिन मुताले का सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि हमारे यहाँ मुताले का जो रुझान है वो कम हो गया है। उसकी बड़ी वजह ये है, ये जो सेल फोन्स हमारे घरों में आ गए हैं वो इतनी ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में आ गए हैं कि हम सारा दिन सेल फोन्स बड़े जो है वो इस्तेमाल करते रहते हैं। जो छोटे हैं घरों में हमारे, वो उसकी तरफ उस तरह तवज्जो भी नहीं दे पाते। आपके इंफॉर्मेशन का बहुत बड़ा जरिया है। 1 क्लिक के ऊपर आपको हर तरह की मालूमात मिल जाती है, हर तरह की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मसला ये है कि किताब बीनी जो है, जो मुतालिया है, जो रीडिंग है, उसकी हैबिट को कैसे बिल्ड किया जाए। अब फ़ोन पे तो ज़ाहिर बुक्स नहीं पढ़ी जा सकती, अब टैबलेट्स वगैरह हैं उस पर किया जा सकता है। तो मेरे कहने का जो पॉइंट बिल्ड मैं कर रहा था वो ये था, हमारे बड़े जब किताबें घर में पढ़ना शुरू कर देंगे तो बच्चे उसको ऑटोमेटिकली फॉलो करना शुरू कर देते हैं। वो गेम नहीं चल रहे, वो PUBG नहीं खेल रहे, वो टिकटॉक और रील्स नहीं देख रहे, बल्कि वो किताब पढ़ रहे हैं। तो मैं भी कोई उठा के किताब ही देख लेता हूँ, चाहे फ़ोन पे हो, टैबलेट पे हो, कंप्यूटर पे हो, लैपटॉप, किसी चीज़ पे भी हो। तो ये इस माहौल को बनाने की ज़रूरत है, वो यूनिवर्सिटी में भी, वो स्कूल में भी, वो कॉलेज में भी, और वो अर्ली एजुकेशन में भी इस चीज़ की ज़रूरत है। तो ये इसकी अशद ज़रूरत है कि इसके लिए एक माहौल बनाया जाए। हमारे यहाँ लाइब्रेरीज़ जो है वो ख़त्म होती जा रही हैं और हमारे यहाँ खाने की जो जगह हैं और दवाइयों की जो जगह वो बढ़ती जा रही हैं। तो हमारे लिए ये बिल्कुल ऐसे ही है रियाज। अगर देखा जाए तो हम आज तक का जो बुनियादी निज़ाम तालीम है, हम उसे बल्कि फरसूदा निज़ाम तालीम कहेंगे, उसे अपडेट करने की ज़रूरत है ताकि आने वाले वक्तों में हम अच्छे तालिबे इल्म पैदा कर सकें और जिनको कम से कम तालीम का पता हो, जिनको इंफॉर्मेशन हो। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। मजीद खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।